कानपुर देहात की एक साधारण सी लड़की, माँ की आंखों का तारा, बहन की हमराज, आकांक्षा उर्फ माही, पढ़ाई और नौकरी के लिए घर से निकली थी, सपनों की उड़ान भरने। लेकिन 21 जुलाई 2025 की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात बन गई। शुरुआत एक मासूम दोस्ती से हुई, फिर प्यार तक बात पहुंची, प्यार से लिव इन तक, और लिव इन से धोखे तक। और जब धोखे का सच सामने आया, तो वही मोहब्बत कब मौत की साजिश में बदल गई, किसी ने सोचा भी नहीं था। एक मोबाइल, एक सूटकेस और यमुना नदी की गहराइयों में दफना एक राज। 2 महीने तक सबको लगता रहा कि आकांक्षा कहीं मुंबई में है, लेकिन सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि प्यार, धोखा और खौफनाक जुर्म की ऐसी दास्तान है जो कानपुर से लेकर मुंबई तक सबको हिला देती है। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कानपुर देहात, यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। रूरा थाना क्षेत्र के सुजनीपुर गांव की एक साधारण सी महिला विजयश्री, जिसकी जिंदगी अचानक एक तूफान से गुजरने वाली थी। विजयश्री की बेटी आकांक्षा उर्फ माही मात्र 20 साल की, सपनों से भरी हुई। 8 अगस्त 2025 का दिन विजय श्री कभी नहीं भूल पाएंगी। उसी दिन उन्होंने कानपुर के हनुमंत विहार थाने में अपनी बेटी आकांक्षा के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। कांपते हुए शब्दों में उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी आकांक्षा, जो मूल रूप से रूरा की रहने वाली थी, अपने सपनों को सच करने की चाहत में बड़ी बहन के साथ बर्रा के गुड फूड रेस्टोरेंट में नौकरी करती थी। रेस्टोरेंट में काम के साथ साथ दोनों बहनें पढ़ाई भी जारी रख रही थी। आकांक्षा के दिन रेस्टोरेंट के शोर शराबे और भागदौड़ में कटते, लेकिन उसकी रातें मोबाइल स्क्रीन की चमक में ढलने लगी। इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात हुई फतेहपुर के बिंदगी गांव हरीखेड़ा के रहने वाले सूरज कुमार से। एक साधारण सी हाय से शुरू हुई बातों का सिलसिला धीरे धीरे इतना गहरा हुआ कि उनके बीच मोहब्बत पनपने लगी। वक्त ने करवट ली और हालात ऐसे बने कि सूरज भी उसी रेस्टोरेंट में काम करने लगा। अब दोनों का साथ सिर्फ वर्चुअल दुनिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक दूसरे का सहारा बनने लगा। काम करते करते उनकी हंसी मजाक, मुलाकातें और चुपचाप साझा किए गए पल, सब कुछ उस मोहब्बत को और मजबूत करने लगे। और फिर इन दोनों का प्यार सभी हदें पार करता चला गया। लेकिन कहानी यही थमी नहीं थी। मां विजयश्री ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले सूरज ने आकांक्षा को समझाया कि बर्रा वाला रेस्टोरेंट छोड़ देना चाहिए। उसके मुताबिक हमीरपुर रोड पर एक रेस्टोरेंट था जहां तनख्वाह बेहतर थी और भविष्य भी उज्जवल दिख रहा था। आकांक्षा ने यह बात मां और बहन को बताई। वहां कमाई अच्छी होगी, घर वालों की मदद भी कर पाऊंगी। परिवार ने भी उसकी इस चाहत को समर्थन दे दिया। आकांक्षा ने नई नौकरी शुरू कर दी, मगर समस्या ये थी कि हमीरपुर रोड का यह रेस्टोरेंट बर्रा में बहन के साथ किराए पर लिए गए कमरे से काफी दूर था। रोज का सफर थकाने वाला और मुश्किल साबित होने लगा। इसलिए आकांक्षा ने निर्णय लिया कि वो रेस्टोरेंट के नजदीक ही एक कमरा किराए पर लेगी। जल्द ही उसने हनुमंत विहार में नया कमरा लिया और वही शिफ्ट हो गई। कहानी में यहां एक नया मोड़ आया। आस पड़ोस के लोग कानाफूसी करने लगे कि आकांक्षा उस कमरे में अकेली नहीं रहती थी। कहा जाता है कि सूरज भी उसी कमरे में आता जाता और अक्सर वही ठहरता। धीरे धीरे दोनों के बीच ये रिश्ता लिव इन जैसा हो गया, मगर घर वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। कमरे की चारदीवारी के भीतर आकांक्षा और सूरज ने अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली थी। दोनों साथ रहते, साथ काम पर जाते और एक ही रेस्टोरेंट में नौकरी करते। उनकी जिंदगी देखने वालों को सहज और खुशहाल नजर आती थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे। मां विजयश्री हर रोज अपनी बेटी आकांक्षा से हालचाल लेती रहती थी। जवान बेटी घर से दूर रह रही थी, तो मां का दिल हर वक्त उसकी फिक्र में डूबा रहता। लगभग रोज फोन पर बातें होती, कभी पढ़ाई के बारे में, कभी काम के बारे में, और कभी बस यूं ही मां बेटी की हंसी मजाक। लेकिन 21 जुलाई 2025 को जैसे सब कुछ थम गया। उस दिन विजयश्री ने कई बार आकांक्षा को फोन मिलाया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिला। पहले तो उन्हें लगा कि शायद काम में व्यस्त होगी, मगर जैसे जैसे घंटे बीतते गए, चिंता गहराती चली गई। उन्होंने बड़ी बेटी को भी फोन किया और कहा, देखो, आकांक्षा से बात करो, वो फोन नहीं उठा रही है। बड़ी बहन ने भी कोशिश की, मगर वहां भी नाकामी हाथ लगी।
अब मां का दिल अशांत होने लगा। उनके पास बेटे का मोबाइल था जो दिल्ली में नौकरी करता था। आकांक्षा ने उसी नंबर को भैया नाम से सेव कर रखा था। लेकिन असल में आकांक्षा जानती थी कि ये नंबर अब भैया नहीं बल्कि मां इस्तेमाल करती है। यही वजह थी कि मां बेटी की सारी बातचीत इसी नंबर पर होती थी। 22 जुलाई की सुबह भी विजय श्री ने बार बार फोन मिलाया पर कोई सफलता नहीं मिली। और तभी अचानक दोपहर में एक मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, भैया मैं बाद में बात करूंगी, अभी काम की वजह से बिजी हूं, बात नहीं कर पा रही हूं, लेकिन मैं कुछ देर में आपसे बात करूंगी। लेकिन उस मैसेज ने सब कुछ बदल दिया। विजय श्री की आंखें उस स्क्रीन पर टिकी रह गई। मैसेज में लिखा था भैया, जबकि आकांक्षा को यह भली भांति पता था कि यह नंबर उसके भाई का नहीं बल्कि मां का है। वो हमेशा मां कहकर ही बात करती थी। अचानक से भैया शब्द देख विजय श्री का दिल बैठ गया। उनके भीतर एक अजीब सा डर घर करने लगा। क्या उनकी बेटी के फोन पर किसी और का कब्जा हो चुका है? क्या आकांक्षा मुसीबत में है? मन ही मन आशंकाओं का तूफान उठ खड़ा हुआ। विजय श्री को लगा कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो गई है। उन्होंने देर नहीं की। 24 जुलाई को यानी उस मैसेज के 2 दिन बाद विजय श्री थाने पहुंची। कांपती आवाज में पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। हमें लगता है कि मेरी बेटी को खतरा है, कृपया जांच करिए। लेकिन अफसोस, पुलिस ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। शिकायत दर्ज तो की मगर सुनवाई नहीं हुई। विजय श्री का मन और बेचैन हो उठा। जब स्थानीय पुलिस ने चुप्पी साध ली तो वे सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची। आंखों में आंसू लिए बार बार हाथ जोड़कर मिन्नतें की कि मेरी बेटी खतरे में है, कुछ कीजिए। लेकिन वहां भी इंसाफ की उम्मीद टकराकर बिखर गई। तमाम गुहारों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजय श्री ने हार मानने से इनकार कर दिया। पुलिस की बेरुखी और लापरवाही से टूटकर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार उन्होंने 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया। लेकिन सोचिए, 21 जुलाई 2025 को बेटी गायब हुई थी और 8 अगस्त 2025 तक, पूरे 15-16 दिन बाद कहीं जाकर पुलिस ने आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। इतनी देर से दर्ज हुई रिपोर्ट में कितनी बेबसी और दर्द छुपा था, ये सिर्फ विजय श्री ही जानती थी। जांच का सिलसिला शुरू तो हुआ, लेकिन वो भी बस दिखावे जैसा। पुलिस ने कुछ पूछताछ की, कागजी कार्रवाई की और फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। उनका मानना था कि जवान लड़की है, कहीं चली गई होगी, बाद में खुद ही लौट आएगी। इस तरह उन्होंने मामला टाल दिया। लेकिन मां के दिल को सच्चाई का एहसास था। उन्हें शक था और यह शक सीधे सूरज पर जाता था। विजय श्री को मालूम था कि सूरज और उनकी बेटी के बीच नजदीकियां बढ़ चुकी थी। यही वजह थी कि जैसे ही आकांक्षा लापता हुई, बड़ी बहन ने सबसे पहले सूरज को फोन किया। सूरज का जवाब हैरान करने वाला था। उसने कहा, हम दोनों में थोड़ा झगड़ा हुआ था, उसके बाद वो कहां चली गई मुझे नहीं पता। उसने यहां तक कहा कि कभी आकांक्षा फोन उठाती है, कभी नहीं, कभी कभी सिर्फ मैसेज के जरिए जवाब देती है। और इस बीच मां और बहन दोनों को यही दिखाने की कोशिश करता रहा कि वो भी आकांक्षा की तलाश कर रहा है। लेकिन असलियत में सूरज तलाश का नाटक कर रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर महीना भी गुजर गया। सितंबर दस्तक दे चुका था, लेकिन आकांक्षा का कोई सुराग नहीं मिला। मां की बेचैनी अब हताशा में बदलने लगी। आखिरकार विजय श्री ने हनुमंत विहार थाने में सीधे सूरज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। साफ शब्दों में कहा, मुझे शक है कि मेरी बेटी के गायब होने के पीछे सूरज का ही हाथ है। इस बार पुलिस थोड़ी गंभीर हुई। जांच की दिशा बदली गई। अधिकारियों ने सूरज के मोबाइल की कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाई। धीरे धीरे शक गहराता गया और पुलिस की नजरें अब सूरज पर ही टिक गई। आकांक्षा की बड़ी बहन प्रतीक्षा से भी पूछताछ की गई। प्रतीक्षा ने जो बताया, उसने पुलिस के शक को और मजबूत कर दिया। उसने कहा, जब मैं और मां आकांक्षा को ढूंढ रहे थे, सूरज हमारे साथ ही था। वो भी दिखावे में तलाश करता रहा। यहां तक कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस के सामने भी बार बार वही नाटक किया। कभी ये कहा, कभी वो कहा, हमेशा हमें और पुलिस को उलझाता रहा। बस यही दोहराता रहा कि 21 तारीख को मेरा उससे मामूली झगड़ा हुआ था और उसके बाद वो कहां चली गई मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने गौर किया कि सूरज के बयान कभी एक जैसे नहीं रहे। हर बार उसकी कहानी बदल जाती थी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। सर्विलांस और मोबाइल सीडीआर की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। 21 जुलाई के दिन बार बार आकांक्षा और सूरज की लोकेशन एक ही जगह पर पाई गई। यही सुराग पुलिस के हाथ
सबसे बड़ा हथियार बन गया। अब पुलिस ने सूरज को हिरासत में लिया। शुरू में वह इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब उसके सामने लोकेशन और कॉल डिटेल्स के ठोस सबूत रखे गए और पूछताछ में सख्ती बढ़ी, तो आखिरकार वो टूट गया। सन कर देने वाला सच सामने आया। सूरज ने कांपती आवाज में कबूल किया, आकांक्षा अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहीं गई नहीं, बल्कि मैंने ही उसकी गला दबाकर हत्या की। उसके बाद लाश को सूटकेस में बंद किया और अपने दोस्त की मदद से 100 किलोमीटर दूर बांगरा के पास ले गया। वहां यमुना नदी में उसे फेंक दिया। इस खुलासे ने सबको हिला दिया। विजय, श्री और प्रतीक्षा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिस बेटी को वे हर रोज ढूंढने की उम्मीद में जी रहे थे, अब उसी की मौत की खबर उन्हें कलेजे को चीरने वाली थी। मां के मन में एक ही सवाल चीख चीख कर गूंज रहा था, अगर सूरज मेरी बेटी से इतना प्यार करता था, तो आखिर उसने उसकी हत्या क्यों की? यही सवाल लेकर पुलिस ने सूरज से और कड़ाई से पूछताछ की, और तब उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया कि आखिर 21 जुलाई 2025 के दिन हुआ क्या था। सूरज ने पुलिस के सामने वो काला सच उगल दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। उसने बताया कि 21 जुलाई 2025 की शाम आकांक्षा को एक ऐसा राज पता चला जिसने उनके रिश्ते की नींव ही हिला दी। आकांक्षा को मालूम हुआ कि सूरज सिर्फ उसका नहीं, बल्कि किसी और लड़की से भी प्रेम करता है, यानी एक आशिक और 2 माशूकाएं। आकांक्षा के लिए यह धोखे से कम नहीं था। उसने तुरंत सूरज को फोन किया और गुस्से में उसकी पोल खोल दी। फोन पर ही दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। सूरज, जो आकांक्षा को खोना भी नहीं चाहता था, भीतर ही भीतर बेचैन हो उठा। इसी उधेड़बुन में उसने आकांक्षा को उसी रेस्टोरेंट बुलाया जहां दोनों काम करते थे। शाम को दोनों आमने सामने बैठे, लेकिन बात करने के लिए जो शब्द निकले वो जहर से भी ज्यादा कड़वे थे। बातचीत धीरे धीरे तकरार में बदली और तकरार ने झगड़े का रूप ले लिया। आकांक्षा ने साफ साफ कह दिया, तुमने मेरा फायदा उठाया है, शादी का झांसा देकर मेरे साथ संबंध बनाए, और अब किसी और लड़की से चक्कर चला रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगी। तुमने जो धोखा दिया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। सूरज ने पुलिस को बताया कि इन शब्दों ने आग में घी डालने का काम किया। झगड़ा इतना बढ़ा कि उस रेस्टोरेंट की दीवारें भी उस तनाव को महसूस कर सकती थी, और यहां से उनका झगड़ा चलता गया। सूरज ने पुलिस को उस रात का पूरा खौफनाक मंजर बताया। उसने कहा, जब हम दोनों कमरे पर लौटे तो करीब रात 10:30 बजे फिर से झगड़ा शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ी कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में मैंने उसे बेरहमी से पीटा, उसके चेहरे पर मुक्के मारे, सीने पर वार किया, लेकिन तब भी उसका गुस्सा और उसकी बातें थमी नहीं। और फिर मैंने अपने दोनों हाथ उसके गले पर कस दिए, तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई और उसका शरीर हमेशा के लिए निर्जीव नहीं हो गया। आकांक्षा के शरीर का हिलना डुलना बंद हुआ तो सूरज का डर बढ़ने लगा। अब सबसे बड़ा सवाल था, लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। सूरज की एक और खतरनाक आदत सामने आई। उसे क्राइम की फिल्में और धारावाहिक देखने का शौक था। वही शौक अब उसकी साजिश का खाका बन गया। उसने ठंडे दिमाग से पूरा प्लान बनाया। लाश को छुपाना है, ठिकाने लगाना है, और सबसे अहम, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। उसने तुरंत अपने दोस्त आशीष कुमार को फोन लगाया, जो फतेहपुर के खानपुर कदीम थाना क्षेत्र जाफरगंज का रहने वाला था। आधी रात को आशीष बाइक लेकर पहुंचा। उधर सूरज ने आकांक्षा की लाश को एक बड़े सूटकेस में पैक कर दिया था। दोनों ने मिलकर उस सूटकेस को बाइक पर रखा और अंधेरे में निकल पड़े। करीब रात 2:30 बजे दोनों 100 किलोमीटर दूर बांदा जिले के चिल्ला पुल के पास पहुंचे। बांदा के चिल्ला पुल पर जब सूरज और आशीष पहुंचे तब यमुना नदी उफान पर थी। रात का सन्नाटा, नदी की गरजती लहरें और बीच में वो सूटकेस। दोनों ने मिलकर उसे उठाया और बहते पानी में धकेल दिया। कुछ ही पलों में आकांक्षा की आखिरी निशानी गहरे पानी में समा गई। लेकिन सूरज यही नहीं रुका। उसने अगली चाल और भी खतरनाक चली। लोगों को धोखा देने के लिए वो अगले कई दिनों तक आकांक्षा का मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। मां और बहनों को मैसेज भेजता ताकि उन्हें लगे कि आकांक्षा जिंदा है। कभी व्हाट्सएप स्टेटस पर पुरानी तस्वीरें लगाता, तो कभी इंस्टाग्राम पर पहले से सेव की गई रीलें डालता। सब कुछ ऐसे करता मानो आकांक्षा अपनी जिंदगी सामान्य ढंग से जी रही हो। इतना ही नहीं, 25 जुलाई 2025 को सूरज ने एक और शातिर प्लान बनाया। उसने तय किया कि आकांक्षा के मोबाइल की लोकेशन कहीं और दिखनी चाहिए।
ताकि पुलिस और परिवार पूरी तरह गुमराह हो जाए। वो कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा और मुंबई जाने वाली एक ट्रेन के टाइमिंग की जानकारी जुटाई। फिर चुपचाप उस ट्रेन में चढ़कर आकांक्षा का मोबाइल उसमें कहीं छुपा दिया। जैसे ही ट्रेन चली, वैसे ही आकांक्षा का मोबाइल मुंबई की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही घंटों बाद रिकॉर्ड में आकांक्षा की आखिरी लोकेशन मुंबई दिखाई देने लगी। हत्या के बाद भी सूरज का नाटक जारी रहा। मां और बड़ी बहन के साथ मिलकर वो आकांक्षा की तलाश का दिखावा करता। हर बार वही रटाटाया जवाब, उससे मेरा झगड़ा हुआ था। उसके बाद कहां गई, मुझे कुछ पता नहीं। इस बीच पुलिस ने भी आकांक्षा के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, आकांक्षा का नंबर मुंबई की लोकेशन बता रहा है। यही देखकर पुलिस भी ढीली पड़ गई। उन्होंने विजय श्री को समझाने की कोशिश की, आपकी बेटी शायद मुंबई काम के सिलसिले में चली गई हो, लोकेशन तो वही की दिख रही है। यह सुनकर मां का दिल और टूट गया, लेकिन उनके भीतर की मां बार बार कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पुलिस से दोबारा गुहार लगाई, शक जताया कि उनकी बेटी खुद मुंबई नहीं जा सकती। जब दबाव बढ़ा तो पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की और तभी परत दर परत सच सामने आया। पूछताछ में सूरज ने कबूल किया कि उसने ही आकांक्षा का मोबाइल ट्रेन में छुपाया था ताकि लोकेशन मुंबई दिखे और सबको धोखा मिले। असल में यह सूरज का फुल प्रूफ प्लान था। अगर मां का शक न जागता, अगर जांच दोबारा न होती, तो शायद 2-3 महीने में यह मामला हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चला जाता। अगर सूरज का राज कभी न खुलता तो आकांक्षा की मां को भी सच का पता नहीं चल पाता। शायद वो उम्र भर यही मानती रहती कि उनकी बेटी मुंबई चली गई है, किसी सपने के पीछे, किसी फिल्मी करियर की तलाश में। कभी कभी वो आंखें मूंदकर सोच लेती कि एक दिन आकांक्षा बड़ी हीरोइन बनकर लौटेगी और सबको चौंका देगी। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। 21 जुलाई की रात, जब मां और बेटी की आखिरी बातचीत हुई थी, वही दिन आकांक्षा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। जांच में एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। सूरज का रिश्ता सिर्फ आकांक्षा से नहीं था, वो एक और लड़की के साथ भी प्रेम प्रसंग में उलझा हुआ था। आकांक्षा जब इस सच तक पहुंची, तभी उसकी मौत लिखी जा चुकी थी और सूरज की बेरहमी यही खत्म नहीं हुई। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि जब उसने आकांक्षा की लाश वाले सूटकेस को बांदा जिले के चिल्ला पुल के पास ले जाकर नदी में फेंका, तो उस वक्त उसने एक सेल्फी भी ली। तस्वीर में बैकग्राउंड में वही सूटकेस नजर आ रहा था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके भीतर एक मासूम की लाश है। उसने उस फोटो को व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाला। दोस्तों ने जब कमेंट किया, भाई कहां घूमने निकले हो, तो वो बेपरवाही से जवाब देता, हाँ यार, घूमने जा रहा हूं। किसी को यह नहीं पता था कि उस सूटकेस के अंदर ही आकांक्षा की लाश है। जांच में यह राज भी सामने आया कि सूरज की जिंदगी में सिर्फ आकांक्षा ही नहीं थी, उसकी दूसरी प्रेमिका भी थी, जिद्दी और हठी। उसने सूरज को साफ अल्टीमेटम दे दिया था, अगर मेरे साथ रहना है तो आकांक्षा से हमेशा के लिए छुटकारा पाना होगा। यह चेतावनी सूरज के लिए जाल बन गई। एक तरफ आकांक्षा थी, जिसने पहले ही सब जान लिया था और धमकी दी थी कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर उसे सलाखों के पीछे भिजवा देगी। दूसरी तरफ दूसरी प्रेमिका थी, जो कह रही थी कि या तो उसे चुनो या फिर रिश्ता तोड़ दो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। सूरज अब फंस चुका था। दोनों से उसके संबंध बन चुके थे, दोनों का गुस्सा, दोनों का दबाव और उसकी कायरता। उसे लगने लगा कि वो अब किसी भी पल उजागर हो सकता है और उसकी दोहरी जिंदगी सबके सामने आ जाएगी। उसके सामने अब बस 2 ही रास्ते थे, या तो दूसरी प्रेमिका को छोड़कर आकांक्षा को मान ले, या फिर आकांक्षा को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे। सूरज ने वही चुना जो उसे आसान लगा। उसने ठान लिया कि आकांक्षा ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। आकांक्षा के गुस्से और सच्चाई के आगे वो टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश की, अब सब भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, चलो नई शुरुआत करते हैं। लेकिन आकांक्षा ने एक भी बात मानने से इनकार कर दिया। सूरज का पुलिस के सामने बयान आया, वो मुझे शादी के लिए दबाव डाल रही थी, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। लेकिन क्या यह सच था? दरअसल ये वही बहाना है जो अक्सर ऐसे मामलों में सामने आता है। पहले तो प्रेमी प्रेमिका के बीच प्यार का नशा होता है, सब अच्छा लगता है, रिश्ते में कोई मर्यादा नहीं रहती, लिव इन में रहकर पति पत्नी जैसी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन जब बारी आती है जिम्मेदारी की, शादी की, घर परिवार के सामने खड़े होने की, तो ऐसे लड़के पीछे हट जाते हैं। सूरज भी उनमें से एक था। उसके लिए लिव इन का रिश्ता सिर्फ मौज मस्ती और वक्ती आकर्षण था।
वो चाहता था बिना कमिटमेंट के, बिना किसी बंधन के जिंदगी जीना। लेकिन आकांक्षा कोई भोली भाली गांव की लड़की नहीं थी। वो शहर में रहकर आत्मनिर्भर बनी थी, तेज तर्रार थी। उसने साफ कहा, जब तक मजे लेने थे तब तक सब ठीक था। अब शादी की बात आई तो पीछे क्यों हट रहे हो? आकांक्षा ने साफ शब्दों में कह दिया था। अब जब शादी की बात आई तो तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं? ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। अगर मुझसे शादी नहीं की तो तुम्हारी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। ये शब्द सूरज के लिए बिजली की तरह थे। उसकी हालत सांप छुंदर वाली हो गई थी। अगर आकांक्षा को अपनाता तो दूसरी लड़की उसे बर्बाद कर देती, और अगर आकांक्षा को छोड़ता तो वो दुष्कर्म केस में फंसाकर उसकी दुनिया उजाड़ देती। सूरज अब जाल में फंस चुका था। न इधर का रह सकता था, न उधर का। लेकिन उसका दिमाग अपराध की तरफ झुकने लगा। उसने सोचा, अगर आकांक्षा ही इस खेल से बाहर हो जाए तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ना मुकदमा होगा, ना दबाव, ना जेल की चिंता। यहीं से शुरू हुई उसकी साजिश। उसने कई दिनों तक दिमाग में खाका तैयार किया। कहाँ हत्या करनी है, कैसे करनी है, लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, लोगों को कैसे भ्रमित करना है कि आकांक्षा गुस्से में घर छोड़कर चली गई या मुंबई निकल गई। सब कुछ एक एक कर उसने पहले से सोच लिया। यानी 21 जुलाई की रात आकस्मिक गुस्से में हुई हत्या नहीं थी, बल्कि कहीं न कहीं ये पहले से बुना हुआ खेल था। मुंबई पुलिस भी पहली नजर में यही मान बैठी थी कि आकांक्षा शायद काम के सिलसिले में मुंबई चली गई होगी। बड़ा शहर, बेहतर मौके, गुस्से में घर छोड़कर नौकरी की तलाश में निकल गई हो, ऐसा शक सबको हुआ। लेकिन सच्चाई कहीं और थी। जब पुलिस ने गहराई से जांच की, सीडीआर और मोबाइल लोकेशन खंगाली, तो परत दर परत सूरज का झूठ खुलने लगा। जांच के बाद पुलिस ने आखिरकार सूरज और उसके दोस्त आशीष को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आशीष ने भी कबूल किया कि हां, उसने इस हत्याकांड में सूरज का साथ दिया था। उसने बताया कि किस तरह सूरज ने उसे आधी रात फोन कर बुलाया, सूटकेस में भरी लाश दिखलाई और फिर चुप रहने के लिए पैसे का लालच दिया। हालांकि अभी भी ये सवाल बाकी था कि क्या आशीष को पहले से सब पता था या वो अंधेरे में रखा गया। लेकिन पुलिस की जांच मानती है कि आशीष इस राज से वाकिफ था। पैसे और दोस्ती दोनों के दबाव में उसने सूरज का साथ दिया और उस काले अपराध में शामिल हो गया। बहरहाल अब दोनों सलाखों के पीछे हैं। आकांक्षा की हत्या की गुत्थी आखिरकार सुलझ चुकी है। 2 महीने लंबी जद्दोजहद, मां के आंसू, पुलिस की ढिलाई और फिर जांच की तेजी, इन सब के बाद सच सामने आया। कहानी ने यह साबित कर दिया कि अपराध कितना भी चालाक क्यों न हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, सच क्या है पता नहीं, लेकिन अगर अंजू और प्रियंका सही थी तो वे पहले पुलिस की मदद लेती। ये झूठ बोल रही है मैम, हो सकता है, लेकिन कभी कभी लोग डर या दबाव की वजह से तुरंत पुलिस के पास नहीं जाते। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, थैंक गॉड, देर से ही सही ममता को जस्टिस तो मिला। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता था तो निधि पुलिस के पास जा सकती थी, और निधि ने अपने ही स्टूडेंट्स को इन सब चीजों में इन्वॉल्व कर बहुत गलत की। अ टीचर इज अ रोल मॉडल एंड इंस्पिरेशन फॉर हर स्टूडेंट्स, बट व्हाट विल स्टूडेंट्स लर्न इफ टीचर्स टीच देम टू बी डिसऑनेस्ट। मैम, आप बिल्कुल सही कह रही है। शिक्षक का काम केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और मूल्यों से भी विद्यार्थियों को सही दिशा दिखाना होता है। अगर वो खुद ही गलत रास्ता अपनाए तो बच्चों पर उसका नकारात्मक असर पड़ता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, लड़की होकर जम लेना ही पाप हो गया है। और सर, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक ही बात को बार बार न दोहराएं और अपनी पुरानी आवाज में ही कहानी सुनाया करें। मैम, बिल्कुल नहीं, बेटी होकर जन्म लेना कभी पाप नहीं होता। लड़की तो जीवन देने वाली शक्ति है, उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। और जहां तक आपकी रिक्वेस्ट है, हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि बातें बार बार न दोहराऊं और उसी पुरानी आवाज में कहानी सुनाऊं। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, बेशर्म औरत। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, हेलो विवेक भाई, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिस्टर, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बच्चे जब भी घर से बाहर जाएं
तो अपनी सही और सटीक जानकारी अपने माता पिता के साथ साझा करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों की सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे हर छोटी बड़ी बात अपने माता पिता को बताएं। इससे विश्वास भी मजबूत होता है और किसी अनहोनी से बचाव भी हो सकता है। मैम, आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, बुढ़ापे में ये सब करने की क्या जरूरत है। जमुना अटलूरी फ्रॉम मुंबई, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। यास्मीन जी ने कमेंट किया है, कभी कभी लोगों की हरकतें देखकर अल्फाज नहीं मिलते, अब समझ से बाहर है, मां को दोष दें या बेटी को, जबकि दोनों बराबर की मुजरिम है। मैम, सच कहा, दोष किसी एक पर डालना आसान है, पर सच तो यह है कि जिम्मेदारी दोनों की बराबर है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। चांदनी शाही जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। स्मितल जी ने कमेंट किया है, गुस्से और आवेश में लिया गया एक गलत फैसला न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर गया। मैम, सच कहा आपने, एक पल का आवेश कभी कभी पूरी उम्र की शांति छीन लेता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आशु लस्कर जी ने कमेंट किया है, ये स्टोरी मैंने बहुत पहले क्राइम पेट्रोल में देखी थी। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक कुमार जी ने कमेंट किया है, सोशल मीडिया का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ता है और जब इसका असर नकारात्मक होता है तो अपराध को भी बढ़ावा मिलता है। सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये पारिवारिक रिश्तों में दूरी और तनाव पैदा करता है और कभी कभी यही तनाव अपराध जैसी घटनाओं को जन्म देता है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। भारत सिन्हा बहडोरिया जी ने कमेंट किया है, विवेक भाई आपकी आवाज शेर जैसी है, खुश रहो भाई, लाइक भी कर दिया। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्यार ही मेरी ताकत है। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। पूजा जी ने कमेंट किया है, हाँ जी, मैंने ये क्राइम पेट्रोल में देखा है, आपने बहुत अच्छे से सुनाया है, बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा कि आपको पसंद आया। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जे राठौर जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून। राठौर जी, गुड आफ्टरनून, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। प्रतिमा आर्यल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मोहम्मद खान जी ने कमेंट किया है, बेहद खूबसूरत अंदाज है आपका, सच्ची और दर्दनाक कहानी सुनाने का। बेहद अफसोस है कि एक प्यारी सी महिला की निर्दयतापूर्वक हत्या की गई, जिसने दरिंदों पर विश्वास किया। इन कमीनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सर, सच कहा आपने, दिल दहल जाता है ऐसी निर्दयी घटनाओं को सुनकर। निर्दोषों पर अत्याचार करने वाले कभी इंसान कहलाने लायक नहीं होते। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए ताकि समाज में कोई और ऐसी दरिंदगी करने की हिम्मत न कर सके। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कृणाल जोशी जी ने कमेंट किया है, आपकी पहले वाली आवाज बराबर थी। सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नागेश गौड़ जी ने कमेंट किया है, हाय सर, ब्यूटीफुल स्टोरी। हेलो सर, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा मेहता जी ने कमेंट किया है, दो स्टोरीज एक साथ मत कहो, बस एक ही स्टोरी कहो। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सलमा खान जी ने कमेंट किया है, सुपर। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। उल्फत शेख जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस वीडियो। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे श्याम बहादुर गुप्ता सर, विनोद राजपूत जी, समीनाज जी, जहीर डॉन जी, गणपत सिन्हा भाटी जी, जफर खान जी, गणेश सौद जी, राहुल जयकर जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।